हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक होगा अमेरिका की क्रांति के बारे में। हम जानेंगे कि अमेरिका की क्रांति किस प्रकार हुई थी, लेकिन इस अमेरिका की क्रांति की शुरुआत करें उससे पहले हम इसके प्रारंभिक चरणों के बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐसी बातों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस क्रांति को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो ये जो लेक्चर है आपके प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में काम आएगा जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। तो अच्छे से और बड़े ध्यान से समझिएगा। समझिए, देखिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के आपने इसका नाम सुन रखा है। ये स्पेन से और अमेरिका यानी कि पश्चिमी जो भाग है ये उधर गया था। इसको नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ये स्पेन की ओर से गया था। वास्तव में ये जो पुर्तगाल क्षेत्र है, पुर्तगाल जो था वहाँ से ये बिलोंग करता था, लेकिन वहाँ से इसको वो अधिकार, वो जाने के खर्चे, इसको जहाज की सुविधा वहाँ की गवर्नमेंट की ओर से नहीं दी गई, तो ये स्पेन की ओर से गया। लेकिन अमेरियो वेस्पुची 1501 में ये ब्राजील के क्षेत्रों में गया था। इसीलिए इसका जो नाम है, इसके नाम के नाम पर अमेरिका का क्या हुआ, नामांकरण हुआ अमेरियो, क्योंकि इसने उस क्षेत्र के बारे में विस्तृत व्याख्या दी थी, विस्तृत लेख लिखे थे, और जो गुमनाम क्षेत्र था उसका नाम इसके नाम के ऊपर अमेरिका पड़ गया। क्योंकि बड़े बड़े लेखों में इस शब्द को अमेरियो के नाम से चिन्हित किया जाने लगा। कोलंबस की यात्रा 1492 की थी, इसकी यात्रा 1501 की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर इसका नामांकरण नहीं हुआ, तो इसके पीछे कारण जो था वो क्या था कि जनता के सामने ये इस तथ्य को प्रेजेंट नहीं कर पाया, ये इसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाया, उस अज्ञात क्षेत्र के बारे में वो बातें नहीं रख पाया। ठीक है, तो अमेरियो वेस्पुची 1501 में ब्राजील वाले जो क्षेत्र हैं ये इधर गया था और इसने इस क्षेत्र की क्या की थी, विस्तृत व्याख्या की थी। इसके बाद इसके समय पर ये ब्राजील गया और इस ब्राजील के जो उत्तरी हिस्से थे, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर दो जातियां जो थी वो निवास करती थी। एक थी एज़टेक और एक थी इनका। कौन कौन सी थी? एक तो जो थी उसका नाम था एज़टेक और दूसरी जो थी उसका नाम था इनका। अब देखिए, जो एज़टेक है उनका राज्य कौन सा था? वो था मैक्सिको, और जो इनका है इनका था पेरू। दोनों के बारे में आपने सुन रखा है, मैक्सिको के बारे में भी, और ये जो दूसरी है पेरू। मैक्सिको पर स्पेन ने क्या किया, अधिकार कर लिया। और अधिकार कब कर लिया? 1521 में मैक्सिको के ऊपर स्पेन अधिकार कर लेता है, और उसके कुछ सालों के बाद पेरू पर भी 1533 में कब कर लेता है? 1533 में स्पेन अधिकार कर लेता है। यानी कि इस समय तक स्पेन उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाए हुए था। इस समय इसके क्षेत्र में मैक्सिको और पेरू जैसे क्षेत्र इसके उपनिवेश में शामिल थे। अब देखिए आगे क्या होता है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, ये भी इस ओर ध्यान देता है और ये भी सोचता है कि हम भी क्या करें, अपनी बस्तियां यहाँ पर कायम करें। तो इसने अपनी पहली बस्ती बसाने का प्रयास जो है वो 1556 में, ठीक है, कब किया? 1556 में किया, जिसे इन्होंने जो क्षेत्र था उसको सेंट ऑगस्टाइन, क्या नाम दिया? सेंट ऑगस्टाइन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ इन्होंने बस्ती बसाने का प्रयास किया था, जिसको इन्होंने नाम दिया फ्लोरिडा। कौन सा? फ्लोरिडा। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर इन्हें इतनी सफलता क्या है प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में स्पेन ने क्या बनाया? दुर्ग बना रखा था। एक शक्तिशाली दुर्ग जो है वो क्या बना रखा था? इस क्षेत्र में बना रखा था। ठीक है, अब देखिए
अमेरिका में पहली बस्ती 1556 में सेंट ऑगस्टाइन के नाम से फ्लोरिडा में स्थापित की जाती है। और स्पेन जो है यहाँ पर क्या करता है, एक शक्तिशाली दुर्ग भी स्थापित कर लेता है। ठीक है, इस लाइन में करेक्शन कीजिएगा। अमेरिका में पहली बस्ती बसाने का प्रयास स्पेन ने किया था 1556 में सेंट ऑगस्टाइन में, जिसको फ्लोरिडा नाम दिया गया। और यहाँ पर स्पेन ने क्या बनाया, एक शक्तिशाली दुर्ग बनाया। ठीक है, यहाँ इनको अच्छी सफलता मिलती है, तो इसमें करेक्शन करना है फ्लोरिडा, स्पेन ने क्या बनाया, दुर्ग बनाया। ठीक है, क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक जॉन कैविट नाम का यात्री था, जो कहां से संबंधित था, जो कि इटली से संबंधित था। कहां से संबंधित था, इटली से संबंधित था। लेकिन ये इटली का था, लेकिन ये इंग्लैंड की ओर से, इसने इंग्लैंड की ओर से खोज की थी। इंग्लैंड की ओर से किसकी खोज की, लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड। किस किस की खोज की, दोबारा देखिए, लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। समझ आया ना कि इसने लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। इससे क्या होता है, इंग्लैंड की ओर से किसके द्वारा, जॉन कैविट के द्वारा, जो कहाँ का था, जो इटली का था, इसके द्वारा इंग्लैंड की ओर से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की गई। इस खोज से इंग्लैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए में अपनी आधारशिला जमाने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, इंग्लैंड को अपना आधार जमाने का मौका जो है वो इस क्षेत्र में मिल जाता है। इसके बाद 1524 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1524 में जो बेरा जानो है, ये फ्रांस का झंडा लेकर पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है, बेरा जानो फ्रांस का झंडा लेकर पहुंच जाता है। और ये कैरोलाइना और न्यू फाउंडलैंड के बीच में जाकर इस क्षेत्र में क्या करता है, यात्रा करता है। कौन कौन से क्षेत्र में, कैरोलाइना और न्यू फाउंडलैंड में जाके घूम के आता है। यानी कि एक प्रकार से अपने आधिपत्य का दावा करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। इसके द्वारा इस क्षेत्र में घूमा, जैसे कोई नया व्यक्ति आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तो या तो वो वहाँ अपनी बस्ती स्थापित करता है, या वो वहाँ जाके अपना झंडा लगाता है। तो ऐसा ही कुछ करने का प्रयास जो है वो बेरा जानो ने किया, जो फ्रांस का झंडा लेकर यहाँ पर गया था। इसके अलावा जैक कार्टी ने भी क्या किया, ऐसा ही प्रयास किया। और इसने लॉरेंस नदी के आसपास मार्टेल प्रदेश की क्या की, खोज की। खोज करने का मतलब होता है कि वो जगह पहले से ही वहां पे थी, लेकिन इन्होंने उसके बारे में क्या किया, उल्लेख किया। तो एक बार दोबारा से इसको देखना। 1524 में बेरा जानो क्या करता है, फ्रांस का झंडा लेकर कैरोलाइना और न्यू फाउंडलैंड के बीच में जाता है, इन क्षेत्रों में जाता है। इसके अलावा जैक कार्टी लॉरेंस नदी यानी कि मार्टेल प्रदेश की क्या करता है, खोज करता है। अब देखिए स्पेन, क्या देखिए, स्पेन देखिए, स्पेन यानी कि यूएसए के धन से समृद्धि पाने लगा। जो स्पेन है, अब इसका वहां पे अच्छा अधिकार हो गया। इन्होंने फ्लोरिडा में अपनी बस्ती स्थापित कर ली। तो इससे क्या हुआ, इसको अपार धन से पैसा मिलने लगा, और उस पैसा से क्या हुआ, स्पेन की समृद्धि बढ़ने लगी। स्पेन की उपनिवेश की बस्तियां वहां चलने लगी, स्पेन की कंपनियां वहां जाने लगी, स्पेन को वहां से व्यापार होने लगा और प्रतिष्ठा बड़ी, धन मिला। इस धन से इंग्लैंड जो था बड़ा चिंतित था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र में स्पेन और ज्यादा पैर पसारे। ठीक है, तो इंग्लैंड ने इसके लिए क्या किया, इंग्लैंड ने इसके लिए अपनी चालें चली। इंग्लैंड ने स्पेन को उस क्षेत्र में कमजोर करने के प्रयास करना आरंभ कर दिया। और उसके लिए क्या किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया, यानी कि इनकी महारानी एलिजाबेथ, कौन, एलिजाबेथ ने क्या किया, समुद्री डाकुओं से, किससे, समुद्री जो डाकू हैं उनसे कहा कि आपको हम अपना समर्थन देंगे, आपको हम जहाज देंगे, आपको हम अच्छे हथियार देंगे, आपको जो भी आपको चाहिएगा, जो आवश्यक चीजें हैं वो हम देंगे। तुमको क्या करना है, यूएसए से जो जहाज लौट के स्पेन आते हैं, जो वहां से वो पैसा लेकर आते हैं, उन जहाजों को लूटना है। समुद्री डाकुओं ने कहा बहुत अच्छा, हमारा तो काम ही यही है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, इंग्लैंड हमको सपोर्ट करेगा, तो हम इस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे। तो समुद्री जो डाकू थे, यानी कि अंग्रेज समुद्री डाकू थे, इन्होंने क्या किया, जो स्पेन के जहाज हैं इनको लूटना शुरू कर दिया। और इनमें जो समुद्री डाकू हैं इनको सफलता भी मिली। देखिए समुद्र के अंदर जहाज लूटने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बजाय आप
किसी सड़क पर किसी को लूटो या फिर किसी शहर में आप किसी को लूटो, तो वहाँ लूटने में और जो समुद्र है उसके बीच में लूटने में ज़्यादा आसानी होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक, वहाँ मदद आपको नहीं मिल पाती, कोई सुनने वाला वहाँ आपको नहीं होता। इसके अलावा जो जहाज होता है वो ना ज़्यादा तीव्र गति से भाग सकता है, अगर आप उसमें कोई छेद भी कर दो तो वो पानी से ऐसे ही डूब जाएगा। वहाँ अगर आप लूट नहीं पाते तो सामान को डुबो भी सकते हो, तो इससे उस सामने वाले मालिक को हानि होगी ही होगी। ठीक है, इसीलिए जहाज ना डूबे, क्योंकि जहाज डूब गया तो माल तो ऐसे ही डूब जाएगा, तो जहाज ना डूबे इसलिए वो सामान को अक्सर करके सौंप दिया करते थे। तो स्पेन के जो जहाज हैं उनको लुटवाया, किसने लुटवाया? यहाँ की रानी जो थी वो एलिजाबेथ के द्वारा समुद्री डाकुओं को समर्थन दिया गया और इस समर्थन के आधार पर स्पेन के जहाज़ों को लूटा गया। इससे क्या है, स्पेन को मालूम था कि इसके पीछे किसका हाथ है। जब उन्होंने इस संबंध में इंग्लैंड से बात की तो इंग्लैंड ने कहा इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। इसके लिए इन दोनों के बीच में जल युद्ध होता है। किस किस के बीच में जल युद्ध होता है? इंग्लैंड और स्पेन के बीच में जल युद्ध होता है। और इस जल युद्ध में किसकी हार होती है? स्पेन की हार होती है, क्योंकि इंग्लैंड जहाज़ों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। समुद्र के अंदर उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसने समुद्र के अंदर लड़ाई की और उस लड़ाई में स्पेन को परास्त कर दिया। जैसे ही इंग्लैंड परास्त होता है तो उसका यूएसए पर जो दबदबा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसी के इंतजार में क्या था? इंग्लैंड था कि कब हमें इसका क्या मिले, मौका मिले। और 1578 में, कब? 1578 में हम्फ्री गिलबर्ट, क्या नाम था? हम्फ्री गिलबर्ट जो होता है, इसको एलिजाबेथ क्या कहती है? आदेश देती है कि तुम जाइए और जाकर यूएसए में अपनी बस्तियां क्या करो? स्थापित करो। ठीक है, एलिजाबेथ का समर्थन इसको प्राप्त था और इसको यूएसए में अधिकार यानी कि अपनी स्थायी बस्तियां स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसको सफलता जो है वो यूएसए में प्राप्त नहीं होती है। इसको यूएसए में जाता है लेकिन वहाँ इतनी जल्दी इसको सफलता नहीं मिलती है। इसे भारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसकी लौटते समय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हम्फ्री गिलबर्ट जिसको भेजा था एलिजाबेथ ने, इसकी लौटते समय स्वयं की ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट जिम्मेदारी दी गई वो सर वाल्टर रैफले को दी गई। किसको दी गई? सर वाल्टर रैफले को दी गई। इसको बोला गया कि तुम कुछ कमाल करके दिखाओ। ये जो जिम्मेदारी दी गई थी ये 6 साल बाद दी गई थी, यानी कि लगभग 1584 के आसपास ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सर वाल्टर रैफले को सौंपी जाती है। तो ये क्या करते हैं? इन्होंने सेंट लॉरेंस नदी से प्रवेश किया, सेंट लॉरेंस नदी से प्रवेश किया और फ्लोरिडा के मध्य में अंग्रेज बस्ती जो है वो स्थापित की। ठीक है, कहाँ स्थापित की? फ्लोरिडा में। देखो, फ्लोरिडा में ऑलरेडी स्पेन की जो बस्तियां हैं वो पहले से ही कायम की, तो इसी के मध्य जाकर, इन्हीं के आसपास जाकर इसने अपनी बस्तियां भी कायम कर दी, लेकिन इसमें इनको इतनी सफलता नहीं मिली। बाद में इनका जो अंग्रेज बस्ती स्थापित की थी, इनको नाम दिया इन्होंने वर्जीनिया। क्या नाम दिया? इन्होंने इसको नाम दिया था वर्जीनिया। क्लियर, समझ में आया ना? जहाँ फ्लोरिडा में स्पेन पहले ही अपनी बस्तियां कायम कर चुका था, वहीं जाकर अंग्रेजों ने भी अपनी बस्तियां कायम कर दी और उसको नाम दे दिया वर्जीनिया। देखिए 1606 ईस्वी में, कब? 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा कौन? जेम्स प्रथम। कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1606 ईस्वी में। इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम होते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसके बीच में हमें इस काम में पारंगत जो चीज़ें, जो कंपनियां हैं, उनको लाना पड़ेगा। तो इनके द्वारा एक लंदन कंपनी होती है, एक प्लीमथ कंपनी होती है, इनके साथ समझौता किया जाता है और इनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, इनको आदेश दे दिया कि तुम अपने लाभ के लिए काम कीजिए, ऐसे लाभ के लिए काम कीजिए जिसमें आपका लाभ भी हो और इंग्लैंड के हित भी उसमें शामिल हों। कंपनियां समझ चुकी थी कि जेम्स प्रथम हमसे क्या कहना चाहता है, इसीलिए ये जो कंपनियां हैं ये यूएसए की तरफ मूव करती हैं और वहाँ जाकर इन्होंने क्या किया? बस्ती बसाने का काम जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, बस्ती बसाने का काम जो है वो शुरू कर दिया।
1607 में जिम्मेदारी सौंपी गई कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट को। किसको सौंपी जाती है? कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये 120 सैनिक लेकर, कितने सैनिक लेकर? मात्र 120 सैनिक लेकर जेम्स नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नाम से एक बस्ती स्थापित करता है। किस नाम से बस्ती स्थापित करता है? जेम्स टाउन के नाम से एक बस्ती स्थापित करता है। और ये बस्ती जो होती है वो इंग्लैंड की पहली स्थायी बस्ती होती है। अरे कौन सी बस्ती होती है? तो इंग्लैंड की पहली स्थायी बस्ती जो है वो जेम्स टाउन बस्ती थी। याद रखना है आपको। इससे पहले की जो बस्तियां बसाई गई थी वो स्थायी नहीं थी, केवल और केवल अपनी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से उनको वहाँ स्थापित किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ दिनों बाद ही उन्हें वहाँ से वो बस्ती हटानी पड़ी थी। तो सबसे पहले 1607 में, कब? 1607 में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजी सैनिकों ने जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती बसाई, जो कि इंग्लैंड की पहली स्थायी बस्ती थी। यहाँ पर बसाई गई स्थायी बस्ती के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और इनके साथ जो लोग गए थे उनमें से 2/3 यानी कि 2/3 जो लोग थे उनकी क्या हो गई थी? इस संघर्ष में मौत हो गई थी। ठीक है। ये जो बस्ती बसाने का जो सपोर्ट मिला था वो किसकी ओर से मिला था? लंदन कंपनी की ओर से। जो यहाँ पर समझौता हुआ था लंदन कंपनी और प्लीमथ कंपनी, तो इसमें जो लंदन कंपनी थी इसके सहयोग से ये जेम्स टाउन जो बस्ती है वो बसाई गई, जो कि इंग्लैंड की पहली बस्ती थी। समझ में आया? अब देखिए 1620 में, अब देखिए उनको मालूम चल चुका था कि हमको किसी न किसी को ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपनी पड़ेगी। और फिर बड़े स्तर पर बस्तियां बसाने के पट्टे जो हैं वो इंग्लैंड के द्वारा जारी किए गए कि तुमको जा जाके वहाँ पे बस्तियां स्थापित करनी है। देखो 1620 में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को जिम्मेदारी दी जाती है, बस्ती बनाने का आज्ञा दिया जाता है, बस्ती बनाने का पट्टा दिया जाता है। अब देखो किन किन के द्वारा दिया गया। 1629 में ये जो काम किसको सौंपा गया था? ये जो काम सौंपा जाता है वो सौंपा गया था मेसा सेंटस। ठीक है, मेसा सेंटस को कंपनी को सौंपा जाता है। इसके जो यात्री थे वो मेफ्लावर जो नामक जहाज है, इस मेफ्लावर नामक जहाज से आए थे और इनको यात्री कहकर संबोधित किया गया था। जो लोग आए थे उनको क्या कहा जाता था? उनको यात्री कहा जाता था। किस जहाज से गए थे? ये मेफ्लावर जहाज से गए थे। और न्यूरिटन, इनको ये क्या थे? न्यूरिटन थे। न्यूरिटन का मतलब होता है वो लोग जो अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं। इन लोगों को बताया था कि हम तुम्हारी बस्तियां स्थापित करवा देंगे, वहां आप लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार जैसा जीवन जीना चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को 1620 में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को और 1629 में मेसा सेड्स कंपनी को, और इसके क्या थे? यात्री थे, उनको यात्री बोला जाता था, जिनको जो कि न्यूरिटन थे, स्वतंत्रतापूर्व जीवन जीने वाले लोग। और ये मेफ्लावर नामक जहाज से यूएसए गए थे। ठीक है। उसके बाद 1633 में लॉर्ड बाल्टीमोर कंपनी को अधिकार मिल जाता है और इसने मैरीलैंड नामक बस्ती बसाई थी। कौन सी बस्ती बसाई थी? मैरीलैंड नामक बस्ती बसाई थी 1632 में लॉर्ड बाल्टीमोर। ठीक है। 1633 में कैरोलाइना। ठीक है, 1633 में कैरोलाइना और 1681 में विलियम पेन के द्वारा पेंसिल्वेनिया नामक बस्ती जो है वो बसाई जाती है। किसके द्वारा? 1681 में विलियम पेन के द्वारा पेंसिल्वेनिया बस्ती जो है वो बसाई जाती है। ठीक है। 13 उपनिवेश जो यूएसए के राज्य बने, 13 उपनिवेश जो यूएसए के राज्य बने थे उनमें था न्यू हैम्पशायर। अरे कौन सा था? उनमें था न्यू हैम्पशायर। उसके बाद जो था मैसाचुसेट्स था। इसके अलावा रोड आइलैंड जो तीसरी बस्ती थी, जो कि बाद में यूएसए के पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा कैनेस्टिकट था और इसके अलावा न्यूयॉर्क। समझ में आई? इसमें न्यूयॉर्क भी शामिल था। इसके अलावा न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा डेवबियर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, डॉक्टर, कैरोलाइना, कैली
और जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना सहित इसमें 13 शहर जो थे वो शामिल थे। कितने शहर शामिल थे? तो इसमें कुल मिलाकर जो 13 जो सिटी हैं वो क्या थी? शामिल थी। तो 13 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल जो है वो किया गया था। अब आपको पता चल गया कि कितनी बस्तियां बाद में इसके क्या बन जाते हैं? पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं वापस से इसको बता देता हूं। अमेरिका की क्रांति फास्ट बताऊंगा। ठीक है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो होता है इसके द्वारा यहाँ की यात्रा की जाती है। इसके बाद अमेरियो वेस्पुची ये 1501 में ब्राजील की यात्रा करता है और इसने उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र हैं वहाँ एजटेक और एनका जाति जो थी यानी कि मेक्सिको और पेरू राज्य जो थे इनके, इन पर 1521 और 1533 को स्पेन जो है वो कब्जा कर लेता है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहली बस्ती है वो 1556 में सेंट ऑगस्टाइन के नेतृत्व में बस्ती है फ्लोरिडा, और स्पेन यहाँ क्या बना लेता है? अपना दुर्ग जो है वो कायम कर लेता है। क्या कायम कर लेता है? स्पेन अपना दुर्ग जो है वो कायम कर लेता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जॉन कैबट इटली का था, लेकिन इंग्लैंड की ओर से इसने लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी और इसको इंग्लैंड को एक आधारशिला मिल जाती है। इसके बाद 1524 में बेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर कैरोलिना न्यू फाउंडलैंड जो होता है इनकी जेक कॉर्टी, लॉरेंस नदी, मॉर्टिल प्रदेश, ठीक है, स्पेन यूएसए के धन से समृद्ध होने लगता है, जिसमें एलिजाबेथ ने समुद्री डाकुओं से स्पेन के जहाज जो है वो लुटवाए थे। और उसके बाद इन दोनों के मध्य में समुद्री युद्ध होता है और समुद्री युद्ध में स्पेन की हार होती है। इसके बाद 1578 में हम्फ्री गिलबर्ट जो होता है इसने एलिजाबेथ के समर्थन से यूएसए में अधिकार जो है वो क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। सर वाल्टन रेले सेंट लॉरेंस नदी फ्लोरिडा के मध्य में अंग्रेज बस्ती जो है वो स्थापित जो है वो की जाती है। ठीक है, इसके बाद 1606 में इंग्लैंड का राजा जेम्स फर्स्ट जो होता है वो लंदन कंपनी और प्लीमथ जो कंपनी है इसको बस्ती बसाने का आदेश देता है। ये बस्ती बसाने के आदेश इसके द्वारा पारित किए गए। 1607 में अनुभवी थे कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट 120 सैनिकों के साथ जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन की स्थापना करते हैं, जो कि इंग्लैंड की पहली स्थायी बस्ती जो है वो बस्ती है। और 2/3 लोग जो हैं यहाँ पर मारे जाते हैं। ये लंदन कंपनी के सहयोग से स्थापित की गई थी। 1620 में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को यहाँ पर अधिकार मिल जाता है बस्ती स्थापित करने का। इसके अलावा 1629 में मैसाचुसेट्स कंपनी जो है वो मेफा लावर नामक जहाज से यात्रियों को ले जाती है और ये जो यात्री गए थे इनको न्यूरिटन बोला गया, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले लोग। इसके बाद 1633 में कैरोलिना और 1681 में विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया नामक बस्ती की स्थापना यूएसए में की। इसमें टोटल 13 उपनिवेश जो बाद में यूएसए के राज्य बन गए, जिनमें न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कैनिस्टर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। समझ आया बात आपको? बिल्कुल क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं और आगे के फैक्ट्स जो हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अब देखो
इसके पीछे क्या कारण थे कि उपनिवेश की स्थापना करनी पड़ी, उपनिवेश जो है वो बसाने पड़े। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उपनिवेश की जो स्थापना है वो इनको करनी पड़ी होगी। ठीक है, तो उपनिवेश बसाने के पीछे क्या कारण थे, लिखना है उपनिवेश बसाने के पीछे कारण, बसाने के पीछे कारण। ठीक है, उपनिवेश बसाने के पीछे क्या कारण थे? उपनिवेश बसाने के पीछे क्या कारण थे? देखिए, इसके पीछे यूरोप में होने वाले निरंतर और जनसंख्या युद्धों से क्या लोग क्या पाना चाहते थे? मुक्ति पाना चाहते थे। यानी कि वो लोग ऐसा क्षेत्र देखना चाहते थे जहां पर वो शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। तो पहला जो कारण माना गया है वो ये माना गया है कि यूरोप के अंदर लगातार होने वाले युद्धों से मुक्ति, नरसंहार से मुक्ति। ठीक है, यूरोप के अंदर लगातार होने वाले नरसंहारों से मुक्ति, लगातार होने वाले नरसंहारों से क्या? मुक्ति। ये इसके पहला कारण माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि यूरोप में एक प्रथा जो है वो प्रचलन थी कि जो गरीब लोग होते थे उनको पकड़कर जबरदस्ती युद्धों में घसीटा जाता था या फिर उनको अमीरों के हाथों बेच दिया जाता था। तो इस प्रकार की परिपाटी से बचने के लिए भी लोग इन बस्तियों की ओर रुख कर रहे थे। तो अमीरों को गरीब लोगों को बेच देना या जबरदस्ती गरीब लोगों को युद्ध में भेज देना। क्या कर देना? जबरदस्ती गरीब लोगों को युद्ध में भेज देना। यह इसके पीछे कारण बताया गया कि यूरोप के अंदर लगातार होने वाले नरसंहारों से मुक्ति और अमीरों को गरीब लोगों को बेच देना या जबरदस्ती गरीब लोगों को युद्ध में भेज देना। ठीक है, इसके अलावा इस एक कारण यह माना गया कि जो अमेरिका है, जो यूएसए है, यहां पर नई जो दुनिया है उसकी बसावट होगी और इस नई दुनिया की बसावट में जो लोग हैं वो धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे और ईश्वर की स्वतंत्र आराधना कर सकेंगे। ठीक है, जहां पर किसी का कोई दबाव नहीं होगा। यह सोचा गया नई दुनिया के बसने की आशा जहां पर ना तो धार्मिक दबाव होगा और ना ही किसी सत्ता का या किसी सरकार या कर्मचारी, ठीक है, सरकार या कर्मचारी का दबाव होगा। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया कि नई दुनिया के बसने की जो आशा है जहां पर ना तो धार्मिक दबाव होगा और ना ही किसी सत्ता या किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी का उनके ऊपर दबाव होगा। तो इसीलिए इसी आशा में इन लोगों ने क्या किया? अपने अपने घर छोड़े और इस राजनीतिक उत्पीड़न से मुक्त होने के लिए या उस धार्मिक प्रेशर से मुक्त होने के लिए इन्होंने उन बस्तियों का क्या किया? रुख किया। समझ में आई ना बात आप लोगों को
कि यूरोप के अंदर जो लगातार होने वाले नरसंहारों से मुक्ति पाना चाहते थे लोग। दूसरा कारण यह है कि अमीरों और गरीब लोगों को बेच देते थे, या फिर जबरदस्ती जो गरीब लोग होते थे इनको युद्धों में भेज दिया जाता था बिना किसी वेतन, बिना किसी प्रशिक्षण और बिना किसी अस्त्र शस्त्रों के। ठीक है, और ये लोग सोचते थे कि जो ये बस्तियां बस रही हैं ये नई दुनिया है, और इन लोगों की आशा थी कि यहाँ पर ना तो कोई धार्मिक दबाव होगा, ना किसी चर्च का दबाव होगा, और ना ही कोई प्रेशर होगा, यानी हम इस दुनिया में जाकर एक अच्छा जीवन जो है वो जी पाएंगे। तो इस प्रकार की आशा जो है वो यहाँ पर की गई। और 1620 से 35 की अवधि में इंग्लैंड के इन क्षेत्रों से लोग क्या हुए, उत्सुक होने लगे, क्योंकि 1620 और 35 का ये जो टाइम है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें तो ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा था, ना लोगों को कोई अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, ना लोगों को अच्छा कहीं पर काम मिल रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और जो नरसंहार के मामले हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो 1620 से 35 में लोगों का जो जीवन है वो निराशा से भरा हुआ था, निराशा से भरा हुआ था, जिसमें ना तो रोजगार था, और ना ही फसलों के उच्च दाम प्राप्त थे, ना ही फसलों के उच्च दाम जो है वो प्राप्त थे। तो यूरोप के अंदर लगातार होने वाले नरसंहारों से मुक्ति, अमीरों को गरीब लोगों को बेच देते थे, जबरदस्ती गरीब लोगों को युद्ध में बेच देते थे, नई दुनिया के बसने की आशा जहां पर ना तो धार्मिक दबाव होता और ना ही किसी सत्ता का दबाव होता, सरकारी कर्मचारी का दबाव होता। 1620 से 35 में लोगों का जीवन निराशा से भरा हुआ होता था, जिसमें ना तो रोजगार और ना ही फसलों के उन किसानों को अच्छे दाम प्राप्त होते थे, इसलिए इन्होंने उन क्षेत्रों का रुख जो है वो करना अच्छा समझा। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है आज हम इसमें इतना ही करेंगे। इससे आगे का जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया करना, कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।